दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक नाम देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो हम लोग सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि संविधान का जो निर्माण है वो सिर्फ इनके द्वारा किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया है। संविधान के निर्माण में कई सारे लोग थे, ठीक है, कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन हम लोग क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोला गया, तो सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। कहा जा रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं, तो वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। इसके निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया, और इसका जो निर्माण का कार्य वो संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखा हुआ नहीं है, मतलब आपका 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। जो संविधान सभा है उसका स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि संविधान सभा में अनेक विद्वानों और नेताओं ने योगदान दिया। कई सारे विद्वानों नेताओं ने यहाँ पर योगदान दिया, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा एक अलग चीज है और संविधान सभा का जो मसौदा समिति वो एक अलग चीज है, ठीक है। संविधान सभा में जो कुल सदस्य है वो 389 बताया जाता था, लेकिन जब इसका अंतिम रूप प्रस्तुत किया गया था, जब संविधान का अंतिम रूप प्रस्तुत किया गया था, उस टाइम जो संविधान सभा का जो संख्या कह सकते, जो संविधान सभा के सदस्यों की सब संख्या थी वो थी 284। तो जो संविधान सभा है वो एक अलग चीज है, और जो संविधान सभा का जो मसौदा समिति वो एक अलग चीज है। तो मसौदा समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो सभा थे, जो संविधान सभा था, उसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो दोनों को आपको समझना पड़ेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि अपनी गहरी विविध समझ, सामाजिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक विचारों के कारण उन्होंने संविधान को अंतिम रूप देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। क्योंकि हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं को केंद्र में लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। उनका क्या क्या भूमिका रहा है सिर्फ उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, और इसी कारण से उसको, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनको भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। मतलब उसको तराशने के लिए उनको श्रेय दिया जाता है, ठीक है। जो भारतीय संविधान उसको तराशने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रेय दिया जाता है। तो ये हमने एक छोटा सा इनका परिचय को समझ लिया। यहाँ से हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही है। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने क्या कार्य किया है। हम आपको फिर से बता दें कि जो आपका संविधान सभा है, संविधान सभा एक अलग चीज है। संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोनों चीजें अलग अलग है। जो मसौदा समिति था उसमें 7 सदस्य थे, और उनको यह जिम्मा दिया गया था कि आप लोग संविधान का जो मसौदा है वो तैयार कीजिए, ठीक है। जो ड्राफ्ट है उसको तैयार कीजिए। यहाँ पर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। समझिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, और इस समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब समझ में आया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनको मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ना कि संविधान सभा का, ठीक है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो मसौदा समिति है उनका अध्यक्ष थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था, और ये जो समिति बनाया गया था मसौदा समिति, जहां पर 7 सदस्य थे, उनका ये काम था कि वो संविधान का प्रारूप तैयार करे कि संविधान किस तरह से काम करेगा, संविधान किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। उनका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। अंबेडकर ने विभिन्न देशों के संविधानों जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन करके भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान का मसौदा तैयार किया। यहाँ पर जो बात लिखा गया है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने विभिन्न देशों में संविधानों को जांचा, ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, लेकिन इनके द्वारा ये सब काम नहीं किया गया था, बल्कि जो BN राव थे, एक ये सलाहकार थे यहाँ के, जो भारतीय संविधान निर्माण के एक सलाहकार थे, जिनका नाम था BN राव, ठीक है, BN राव। तो इनके द्वारा कई सारे देशों में जाकर के वहां के संविधान को जांचा गया, ठीक है, परखा गया, समझा गया, और उनके बाद उन्होंने इनके बारे में मसौदा तैयार किया था। पहले मसौदा दिया गया था, उसके बाद उसी मसौदे को क्या है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति ने अच्छे से और प्रस्तुत किया। मतलब जो कच्चा
प्रारूप तैयार किया गया था वो डॉक्टर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, और उसी कच्चा जो प्रारूप था, जो कच्चा ड्राफ्ट था, उसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सभा ने और अच्छे से रूप दिया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में संविधान का प्रारूप 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। क्या कहा जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में जो संविधान का प्रारूप है वो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। हालांकि ये 4 नवंबर 1948 जो यहाँ पर लिखा वो एक अंतिम डेट है जब इसको संविधान सभा में बहस के लिए लाया गया था। इससे पहले 21 फरवरी 1948 को इसको प्रस्तुत कर दिया गया था संविधान सभा में, ताकि इसको एक बार देख लिया जाए और इसमें क्या क्या त्रुटि है उसको सुधार करके फिर से इसको प्रस्तुत किया जा सके। तो 21 फरवरी को पहले इसको प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां के अध्यक्ष थे, और उनके बाद जब उसमें बहस हुआ उसके बाद कुछ जो त्रुटि रह गया था उसको सुधार करके जो फाइनल मसौदा है वो तैयार किया गया था, वो पेश किया गया था संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को। जो फाइनल मसौदा है वो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में पेश किया गया, और जो पहला मसौदा है वो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में पेश किया गया था। समझ में आया? आगे देख लेते हैं मौलिक अधिकारों की स्थापना में योगदान। मौलिक अधिकारों की स्थापना में इनका क्या योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का? कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। तो ये सब इन्होंने काम किया है। क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार शामिल हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे क्या है तो मौलिक अधिकार है, उनको क्या है तो संविधान में लगाया गया। इन अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को सरकार के अत्याचार सुरक्षा प्रदान की गई और लोकतंत्र को मजबूत आधार मिला। मतलब ये सब क्या है तो फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकार है, जो भी यहाँ के मनुष्य रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक, उनके ये सब क्या मौलिक अधिकार है कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं। समानता का अधिकार, सभी लोग क्या है तो समान है, सभी जो भी कानून होता है वो सभी के लिए बराबर होता है। स्वतंत्रता का अधिकार उनको दिया गया। शोषण के विरुद्ध, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता, किसी को भी कोई भी धर्म मानने का, प्रचार करने का, ठीक है, उनको स्वतंत्रता दिया गया है। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। तो ये सब कुछ क्या है तो सब मौलिक अधिकार है जो इसमें लगाया गया, जो भारतीय संविधान उसमें है। अगला जो इसमें भूमिका हम देखेंगे अंबेडकर की, वो है अस्पृश्यता उन्मूलन और सामाजिक समानता। अस्पृश्यता मतलब क्या है तो जो छुआछूत है उसका उन्मूलन और सामाजिक समानता इनके द्वारा स्थापना की गई। देखिए क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में पर्याप्त जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल करवाए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल करवाए। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, और अनुच्छेद 17 के द्वारा अब यहाँ पर देश में क्या है तो कोई भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, अस्पृश्यता को छुआछूत नहीं मान सकता, तो उसको खत्म कर दिया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो अनुसूचित जाति है या फिर जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए आरक्षण और विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई कि जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी के लोग अगर एग्जाम देते हैं तो उसको 50 नंबर लाना रहता है, तो जो SC ST है या फिर जो OBC के उनको थोड़ा सा रियायत दिया जाता है, उनको थोड़ा सा क्या तो छूट दिया जाता है, उसको बोलते हैं आरक्षण। तो आरक्षण और विशेष संरक्षण भी उनको दिया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना था। और ये जो प्रावधान अंबेडकर के द्वारा दिए गए, इसका उद्देश्य था समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना। लेकिन इनको क्या है तो लोगों ने अब क्या है तो अपना अधिकार समझ लिया है। जबकि ये जो आरक्षण वाला बात है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए दिया गया था ताकि जो समाज है वो बराबरी पर आ सके, लेकिन लोगों ने क्या कि इसको सच मान लिया है और आज इसको क्या तो आदत लगा लिया कि आरक्षण के बिना लोग एग्जाम नहीं देते। आरक्षण के कितना भी कागज बनाना पड़े तो कागज बनाते हैं, लेकिन आरक्षण के बिना एग्जाम नहीं लिखते, ठीक है। तो आरक्षण को लोगों ने क्या तो आदत बना लिया है। अगले इनका भूमिका देखेंगे हम लोग, वो है संघीय व्यवस्था और मजबूत केंद्र। संघीय व्यवस्था और मजबूत केंद्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया। जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का स्थापना का समर्थन किया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान में जो भी केंद्र की सरकार है उनके पास अलग शक्ति है, और जो राज्य है तो राज्यों का अलग शक्ति होता है। राज्यों के पास अलग शक्ति है, केंद्र के पास अलग शक्ति है, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हो। जो केंद्र सरकार उसको ज्यादा शक्ति दी गई है ताकि
जो एकता और अखंडता है वो बना रहे। ऐसा नहीं तो फिर राज्य जो है अलग देश बना लेगा, अलग अलग नियम ले आएंगे, ठीक है, अलग अलग कानून बना लेंगे। इसके लिए क्या है, तो जो केंद्र सरकार उसको अलग शक्ति दिया गया है, उनके पास तो पर्याप्त शक्तियां दी गई ताकि वो राज्यों को नियंत्रित कर सके, राज्यों के जो भी गलत अगर कोई डिसीजन लेता तो उसको नियंत्रित वो कर सके। वो है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली को सबसे प्रयुक्त माना या फिर सबसे उपयुक्त माना है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली को सबसे उपयुक्त माना। यह व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। मतलब आज का जो आप संसद देखते हैं उसी को संसदीय प्रणाली कहा जा रहा है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली कहा जा रहा है। यह व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित था, मतलब ब्रिटेन से ही यह चीज यहाँ पर लिया गया है, हमारे संविधान में लिया गया है। इस प्रणाली में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो सरकार है वो संसद के प्रति क्या तो उत्तरदायी होती है और जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। और जो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जिसको हम लोग वोट देके भेजते हैं, वही हमारे प्रतिनिधि होते हैं और वो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। भलाई के लिए तो खैर सोचते नहीं है, लेकिन लिखना तो यही पड़ता है कि वो हमारी जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो शासन चलाते हैं जनता के लिए। लेकिन कितना चलाते हैं सबको जानते हैं। इससे लोकतंत्र और जनता की भागीदारी मजबूत होती है। इससे क्या तो लोकतंत्र और जनता की जो भागीदारी मजबूत होती है। मतलब कहने का या फिर लिखने का तो यही मतलब होता है, लिखना तो पड़ता ही है, लिखना तो ये पड़ेगा कि इससे लोकतंत्र और जनता की जो भागीदारी वो मजबूत होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने खुद से सरकार को चुन रहे हैं, जो भी उनका पसंद है, जो उनके लिए काम करे उनको चुन रहे। लेकिन ऐसा होता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है, किसी को नहीं लगता है कि उनका भागीदारी मजबूत हो रहा है या फिर लोकतंत्र और जनता की जो भागीदारी वो मजबूत हो रही है। कुछ ऐसा नहीं होता, बस चुनना पड़ता है। वोट आया तो चुनना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कौन शासन कैसे चलेगा, इसके लिए वोटिंग होता है। शासन चलाने के तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। आगे जो भूमिका है वो हम लोग देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, उसको संविधान सभा का आत्मा और हृदय कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान सभा का आत्मा किसके द्वारा कहा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। इसके अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो भी इनके मौलिक अधिकार है, अगर उसका किसी भी तरह से नागरिकों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के न्याय प्राप्त कर सकता है। जैसे समानता का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब क्या है, तो सब मौलिक अधिकार है। और इन सब चीजों में से कोई भी चीजों का अगर आपका हनन होता है, नागरिकों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाकर के न्याय प्राप्त कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि ये कितना मुश्किल काम है। लिखा हुआ तो आसान है, काम भी आसानी से हो सकता था, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। यह प्रावधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रावधान लगाया गया है, ये जो प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में, कहा जा रहा है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिकों का जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार। सातवां जो इसमें हम लोग भूमिका देखेंगे वो है महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा। इन्होंने महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के समर्थक थे। जो महिलाएं थी, जो समाज के कमजोर वर्ग थे, उनके अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई प्रावधानों का समर्थन किया है। तो महिलाओं के लिए भी इन्होंने कई सारे काम किए, उनके आर्थिक विकास के लिए कई सारे प्रावधानों में उनका समर्थन रहा है। बाद में उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार देने का प्रयास भी किया। ये हिंदू कोड बिल क्या है, इसके बारे में आपको अलग क्वेश्चन में पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो हिंदू कोड बिल क्या होता है उसको हम अलग से बताएंगे। तो आप इतना बस समझ लीजिए कि बाद में उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार देने का प्रयास किया है। आगे इनका जो भूमिका है वो है संविधान सभा में प्रभावशाली भूमिका। संविधान सभा में इनका क्या भूमिका रहा है। संविधान सभा में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर विस्तृत चर्चा और बहस होती थी। जब संविधान सभा में संविधान का प्रारूप को तैयार करके पेश किया गया तो वहां पर क्या तो बहस होता था, हर अनुच्छेद पर बहस होता था कि यह अनुच्छेद किस तरह से काम करेगा, किस तरह से लागू होगा, ठीक है। तो उस पर इन्होंने क्या जवाब दिया, इसलिए कहा जा रहा है कि संविधान सभा में प्रभावशाली भूमिका निभाया इन्होंने। इन बहसों के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने तार्किक और विविधतापूर्ण विचारों से सभी सदस्यों को प्रभावित किया। जो भी वो क्वेश्चन करते थे वो इनका जवाब देते, क्योंकि ये जो मसौदा समिति था उनके वो अध्यक्ष थे और उन्होंने क्योंकि इसको बनाया था तो उनको पता था किस तरह से इसको लिखा गया, किस तरह से इसको डिफाइन करना है। उन्होंने संविधान के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या की और आलोचकों को, जो आलोचक थे, आलोचनाओं का संतोषजनक उत्तर दिया। उनकी कुशलता के कारण संविधान को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया जा सका और जो उन्होंने जवाब दिए उसी के कारण क्या तो संविधान का सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया जा सका। क्योंकि जब इसको संविधान सभा में
पेश किया गया था, जो प्रारूप था, जो मसौदा था, उसको जब संविधान सभा में पेश किया गया तो वहां पर और भी सदस्य थे, उन्होंने सवाल किए किस तरह से संविधान लागू होगा, किस तरह से अनुच्छेद काम करेगा, किस तरह से किस पर लागू किया जाएगा, ठीक है। इन सब बातों को इन्होंने जवाब दिया था। अगला इनका भूमिका है वो संविधान को अंतिम रूप देने में योगदान। संविधान को अंतिम रूप देने में इनका क्या योगदान रहा है? लगभग 2 वर्ष, मतलब कह सकते हैं कि जो संविधान का निर्माण वो 3 वर्षों में हुआ था, लगभग 3 वर्षों में। कहा जा रहा है कि लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के लंबे समय तक चली प्रक्रिया के बाद संविधान तैयार हुआ। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में बहस हुआ, बहसों का सारा जवाब मिला, तब 26 नवंबर 1949 को इसको क्या, तो संविधान को स्वीकार कर लिया गया कि हाँ अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। जनवरी, एक साल तो नहीं लगा मतलब, और फिर 2-3 महीने बाद जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 को इसको देश में लागू किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही, और इस पूरी प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। हालांकि ऐसा बात नहीं कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही भूमिका इसमें रहा है, कई सारे और लोग जो हम आपको पहले नाम बताए, जो BN राव थे, उन्होंने ही पूरे देश जाकर के क्या है, तो सारा जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, ठीक है, फ्रांस है, उन सब देशों के संविधान को पढ़ा, समझा, और उन्होंने सबसे पहले एक कच्चा मसौदा तैयार किया था। उसी मसौदा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कह सकते हैं कि उसको निखारा गया था बस, ठीक है। तो ये क्योंकि एक मसौदा समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, और BN राव सिर्फ एक सलाहकार थे, जिसके कारण इनका नाम कम दिखाई देता है और अंबेडकर का नाम ज्यादा दिखाई देता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान को लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित बनाया। उनकी दूरदर्शिता और विविध ज्ञान के कारण भारत को एक सुदृढ़ और प्रगतिशील संविधान प्राप्त हुआ। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उचित ही भारतीय संविधान का प्रमुख निर्माता और शिल्पकार कहा जाता है। इसलिए इनको जो भारतीय संविधान, उनके निर्माता और शिल्पकार कहा जाता है। प्रमुख निर्माता मतलब जो निर्माता इसके हैं, जिनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, उसमें से एक प्रमुख ये भी है, और इनको शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि जो मसौदा तैयार किया गया था उसको सही तरीके से आकार देने का काम अंबेडकर की समिति ने ही किया था, इसलिए इनका शिल्पकार भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का सर कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।